हाँ, तो अपन क्या है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको जो जंतु कार्की है, मानव कार्की है, यूनिट है, ये 7 नंबर की इकाई है मानव कार्की। मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इसमें 4 चैप्टर है, अपने 4 चैप्टर है। चारों चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहला चैप्टर है मानव का पाचन तंत्र, दूसरा है मानव का श्वसन तंत्र, तीसरा है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र और चौथा है उत्सर्जन तंत्र। 4 चैप्टर है बच्चों, और 4 चैप्टर के मैं जो सवाल बताऊंगा, एक भी सवाल उससे बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप बोले परीक्षा दे के आना और चेक कर लेना कि सर ने ये 7 नंबर की इकाई बताई थी, उसके इम्पोर्टेंट सवाल बताए थे, क्या एक भी सवाल बाहर गया कि नहीं। आज जो पेपर देखोगे तो सारे सवाल मैं जो आज बताऊंगा उसी में से मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब मैं सबसे पहले आपको छोटे छोटे सवाल कराऊंगा, उसके बाद आपको बड़े सवाल भी बताऊंगा। अपन सब टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल लिखाना शुरू करता हूँ, इसके बारे में क्या क्या सवाल इम्पोर्टेंट है। उन सवालों को आपको एक बार परीक्षा देने जाओ उससे पहले देख लेना है कि सर आपने जो बताया वो सवाल हम देख रहे हैं, और बिल्कुल आप उस सवाल को चाहे आधे घंटे का 1 घंटा लगे ये वीडियो देख लेना, आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप सारे प्रश्न हैं उनको सही कर लोगे। 4 पार्ट है 7 नंबर के। तो सबसे पहला सवाल है कि रुधिर का थक्का, जो रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है। रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी रक्त कणिका उत्तरदायी होती हैं। तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु उत्तरदायी होते हैं। रुधिर का थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसी कौन सी रक्त कणिका है जो रुधिर का थक्का बनाने के लिए चाहिए ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो रुधिर बिंबाणु, इसका एक और नाम मिल सकता है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, सीधा पुटअप हो गया कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है। तो अपन बताएंगे रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट, ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता यानी परसेंटेज ऑफ द ब्लड कार्पस, प्रतिशतता को क्या कहते हैं। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता, ये किताब के अंदर लिखा हुआ लाइन है कि रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता, फिर काले अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। उसको कहा जाता है हीमेटोक्रिट, उसको कहा जाता है हीमेटोक्रिट। ये आप सवाल है, इन सवालों को ध्यान से सुनना और उत्तर भी याद करना। सवाल सीधा पूछा, रुधिर का थक्का जमाने के लिए क्या चाहिए, रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु ऑप्शन मिले तो ठीक है, नहीं तो थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं रक्त बिंबाणु को। फिर अगला सवाल है कि रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं, हीमेटोक्रिट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है। अगर आपको रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करने के लिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन करना है, उसको क्या कहा जाता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन है, उसको कहा जाता है हीमोग्लोबिनोमेट्री, हीमोग्लोबिनोमेट्री। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल याद करने हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव सवाल हो गए, तीनों आपको याद करने हैं। रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त बिंबाणु, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट, और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन हीमोग्लोबिनोमेट्री। फिर है अगला सवाल है, पित्त वर्णक के नाम लिखो। छोटा सा क्वेश्चन आया कि पित्त वर्णक का नाम लिखो। पित्त वर्णक का नाम लिखो तो आपको बताना है, पित्त वर्णक का नाम होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये 2 नाम है पित्त वर्णक के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये नाम बच्चों दोनों याद रखना है, पित्त वर्णक के बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैकरिन के वलन किसे कहते हैं। ये सवाल 1 नंबर का आ सकता है, कैकरिन के वलन किसे कहते हैं, कैकरिन के वलन किसे कहते हैं। तो आपको समझाता हूँ मैं, कैकरिन के वलन क्या होते हैं। जो क्षुदांत्र भाग है, जो क्षुदांत्र भाग होता है जिसको इलियम कहते हैं,
ईलियम के जो अधश्लेष्मिक और श्लेष्मिक स्तर होते हैं, हीलियम के श्लेष्मिक और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं। हीलियम के श्लेष्मिक और अधश्लेष्मिक स्तर, हीलियम के श्लेष्मिक स्तर और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं। इन वलन को कहा जाता है कैक्रिन के वलन। तो हीलियम के श्लेष्मिक और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, इन वलन को कहा जाता है कैक्रिन के वलन। तो परिभाषा है, आपने जब हीलियम देखा, हीलियम के अधश्लेष्मिक और श्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, इन वलन को कहते हैं कैक्रिन के वलन। तो 5 क्वेश्चन हो गए अपने। पहला सवाल हो गया रुधिर का धक्का बनाने के लिए रक्त विमाणु, दूसरा सवाल हो गया रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हेमेटोक्रिट, तीसरा हो गया रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन हीमोग्लोबिनोमेट्री, चौथा सवाल हो गया पित्त वर्णक के नाम बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, पांचवा सवाल हो गया कैक्रिन के वलन किसे कहते हैं। तो हीलियम के श्लेष्मिक स्तर और अधश्लेष्मिक स्तर अत्यधिक वलित होते हैं, इन वलन को कहा जाता है कैक्रिन के वलन। ये अपने ध्यान रखना है। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो नेक्स्ट है गुंदर ग्रंथियां। गुंदर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य लिखो। गुंदर ग्रंथियां, तो गुंदर ग्रंथियां अपन कहेंगे ये पाई जाती है ग्रहणी में। ये ग्रहणी भाग है उसमें पाई जाती है, ठीक है। अब अपन कहते हैं ये आमाशय है, आमाशय से भोजन आता है ग्रहणी में। कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है। तो आमाशय से ग्रहणी में भोजन आया, तो ग्रहणी में आते ही ये गुंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन गुंदर ग्रंथियों की परिभाषा बताएंगे कि ग्रहणी के अधश्लेष्मिक स्तर में, ग्रहणी के अधश्लेष्मिक स्तर में परिभाषा है, ग्रहणी के अधश्लेष्मिक स्तर में कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं गुंदर ग्रंथियां। परिभाषा ऐसे लिखनी है, ग्रहणी के अधश्लेष्मिक स्तर में, जो ग्रहणी है, ये ग्रहणी का आपने अधश्लेष्मिक स्तर देखा, इसमें इस तरह से कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां हैं। ग्रहणी के अधश्लेष्मिक स्तर में कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं गुंदर ग्रंथियां, ठीक है। इन गुंदर ग्रंथियों से श्लेष्मा का स्त्रावण होगा। ये श्लेष्मा है, ये क्षारीय होगा, इसमें बाइकार्बोनेट आयन होंगे, इस श्लेष्मा में बाइकार्बोनेट आयन होंगे, ये क्षारीय होगा। ये भोजन के अम्लीय माध्यम को, जो भोजन आमाशय से आ रहा अम्लीय माध्यम है, उसको क्षारीय माध्यम में बदलता है। ये भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है। दूसरा, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। तीसरा, ये ग्रहणी के भीतर फैलता है, ये ग्रहणी के भीतर फैलता है और ग्रहणी की दीवार की HCl से सुरक्षा करता है, ग्रहणी की दीवार की HCl से सुरक्षा करता है। ग्रहणी की दीवार है, उसकी HCl से सुरक्षा करता है। ये इस गुंदर रस का कार्य है। तो ये मेन क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है गुंदर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको दिमाग दौड़ाना है कि गुंदर ग्रंथियां ग्रहणी में पाई जाती हैं। अब वो टीचर और ज्यादा डीप में चला गया, पूछा गुंदर ग्रंथि की परिभाषा लिखो, तो अपन ने कहा ग्रहणी के अधश्लेष्मिक स्तर में कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको कहते हैं गुंदर ग्रंथियां। अब गुंदर ग्रंथियों से क्या निकलता है, श्लेष्मा। क्या निकलता है, श्लेष्मा। ये जैसे क्या है, ग्रहणी है, ग्रहणी के भीतर ये यूं फैल जाएगा श्लेष्मा, ग्रहणी के भीतर यूं श्लेष्मा फैल जाएगा और जो HCl है, उस HCl से ग्रहणी की दीवार की सुरक्षा करेगा। क्योंकि आमाशय में भोजन अम्लीय है, अम्लीय माध्यम में उसको क्षारीय माध्यम में बदलता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और ग्रहणी की दीवार की HCl से सुरक्षा करता है। तो ये मेन इसमें ध्यान रखना अपने को, प्रोटेक्शन द ड्यूडेनम फ्रॉम द HCl से प्रोटेक्शन करेगा। ये गुंदर ग्रंथियां हो गई। अब गुंदर ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये क्वेश्चन और बन गया। तो अपन कहेंगे गुंदर ग्रंथियों में जो श्लेष्मा निकलता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है कि गुंदर ग्रंथियों से जो रस निकलता है, जो श्लेष्मा निकलता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है। जैसे पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं, वैसे इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है।
इसका काम होता है भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम बदलना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और ग्रहण की दीवार की हैसियत से सुरक्षा करना। तो ये बूंदर ग्रंथियों पे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संग्रह कहाँ होता है। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संग्रह कहाँ होता है। ग्लाइकोजन का संश्लेषण व संग्रहण कहाँ होता है। सवाल सीधा पुटअप हुआ है। ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोजन है, ये चीज याद रखना बच्चों। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, जंतुओं में संचित भोजन है। इसका संश्लेषण और संग्रहण कहाँ होगा। इसका संश्लेषण होगा यकृत में और संग्रहण भी होगा यकृत में। इसके अलावा पेशियों में भी इसका क्या होता है, सिर्फ संग्रहण होता है, लेकिन यकृत के अंदर इसका संश्लेषण भी होता है और संग्रहण भी होता है। तो उत्तर होगा यकृत। क्या होगा, यकृत। अब ग्लूकोज है, उससे ग्लाइकोजन बनता है। ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, बहुलक है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो बनता है ग्लाइकोजन, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो सवाल इसने पूछा है, जो सवाल है वो पूछा है कि ग्लाइकोजन का संश्लेषण और संग्रहण कहाँ होता है, तो आपका उत्तर होगा यकृत। क्या होगा, सिर्फ सवाल आ जाता कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है तो अपन यकृत और पेशी दोनों बताते। जंतुओं में संचित भोजन का नाम बताओ तो ग्लाइकोजन है। अगर ऐसे सवाल आ जाता पादपों में संचित भोजन तो आपको स्टार्च बताना होता है। क्या बताना होता है, स्टार्च बताना होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सवाल हुए छोटे छोटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के दाहिने फेफड़े में कितनी पालियां होती है। मनुष्य के दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसमें पालियों की संख्या पूछी आपसे कि मनुष्य के फेफड़े में जो दाहिना फेफड़ा उसमें कितनी पालियां। उत्तर है 3। कितनी है, 3 पालियां। ये ध्यान रखना, ठीक है। बाएं फेफड़े में 2 पालियां हैं और दाएं के अंदर 3 पालियां। फिर उसके बाद में अब अगला सवाल है धूम्रपान से कौन कौन से रोग होते हैं। जो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो एक तो उसको फेफड़े का कैंसर होगा, फिर उसको श्वसनी शोध होगा, अस्थमा होगा और वात स्फीत होगा। धूम्रपान से आपसे पूछे रोग कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना अस्थमा, श्वसनी शोध और वात स्फीत। अब सवाल उन्होंने पूछा है कि सर्वात्रिक दाता कौन है। सर्वात्रिक दाता कौन है, तो सर्वात्रिक दाता आपको बताना है ओ है। ओ रक्त समूह वाला सर्वात्रिक दाता होता है। और सर्वात्रिक ग्राही कौन है, सर्वात्रिक ग्राही आपको बताना है ए बी है। ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन बढ़ गए कि सर्वात्रिक दाता कौन है और सर्वात्रिक ग्राही कौन है। अब सवाल पूछा है कौन सी श्वेत रुधिर कणिका सर्वाधिक होती है। कौन सी श्वेत रुधिर कणिका सर्वाधिक मात्रा में होती है। कौन सी श्वेत रुधिर कणिका, कौन सी श्वेत रुधिर कणिका सर्वाधिक होती है। तो अपने को ध्यान रखना है जो सबसे अधिक मात्रा में श्वेत रुधिर कणिका है उसका नाम है न्यूट्रोफिल। ये 62% होती है। कितने परसेंट होती है, 62%, ठीक है। बाकी सब कम होती हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जो होती है वो न्यूट्रोफिल होती है, यानी उदासीन रंजी। उदासीन रंजी अगर ऑप्शन मिले आपको तो वो ध्यान रखना है, उदासीन रंजी या न्यूट्रोफिल ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिका है। फिर अगला सवाल है लाल रुधिर कणिका का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिका बनती कहाँ पर है, अस्थि मज्जा में बनती है। अगला सवाल है उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो हानिकारक और अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसको कहा जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। मैं ये जो सवाल बता रहा हूँ ये सारे 1-1 नंबर के सवाल हैं। अब अगला सवाल है ग्लाइकोसूरिया क्या है। ग्लाइकोसूरिया क्या है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि जो अपने मूत्र है, मूत्र में शक्कर उपस्थित होगी। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति, मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, ठीक है। ये एक रोग है कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति क्या कहलाती है, ग्लाइकोसूरिया। फिर अगला सवाल है ये बोमेन संपुट है, क्या है, ये बोमेन संपुट है। इस बोमेन संपुट में ये बाह्य स्तर सल्फी उपला का बना हुआ, बाह्य स्तर सल्फी उपला का बना हुआ है। बाह्य स्तर किसका बना हुआ है, सल्फी उपला का। इसके भीतर की ओर
आंतरिक उपकला पाई जाती हैं उसमें विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। आंतरिक उपकला में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। बोम्बेन संपुट है, बोम्बेन संपुट की जो ये बोम्बेन संपुट होता है ये नेफ्रॉन का भाग है। बोम्बेन संपुट है, इस बोम्बेन संपुट की आंतरिक उपकला विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। बोम्बेन संपुट की आंतरिक उपकला विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। कोशिकाओं के नाम बताओ। पोडोसाइट कोशिका। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आ सकता है कि बोम्बेन संपुट की आंतरिक उपकला कौन सी कोशिकाओं की बनी हुई है? पोडोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है। ये अपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सवाल आता है एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ। एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ। तो अपने को ये क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। दाहिने फेफड़े में कितनी पालियां हैं? 3। सर्वात्रिक दाता कौन है? O। सर्वात्रिक ग्राही कौन है? AB। कौन सी श्वेत रुधिर कणिका है वो सर्वाधिक मात्रा में है? न्यूट्रोफिल। फिर इसके बाद में उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। फिर ग्लाइकोशूरिया क्या है? मूत्र में शर्करा की उपस्थिति ग्लाइकोशूरिया है। फिर सवाल आया कि बोम्बेन संपुट की आंतरिक उपकला किसकी बनी हुई है? पोडोसाइट कोशिका की बनी हुई है। ये अपने ध्यान रखना है। अब सवाल नेक्स्ट है एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ। और मैं एमिलेज एंजाइम उसको ऊपर टिप्पणी कर दूं कि एमिलेज एंजाइम होता है, इसको अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, इसको अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं या इसको टायरिन भी कहते हैं। ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। ये मनुष्य की जो लार है उसके अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है स्टार्च का पाचन करना। ये स्टार्च है उसको माल्टोज में बदलता है और अल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में ये बदलता है। ये ध्यान रखना आपने को। तो आपसे पूछा एमिलेज एंजाइम का कार्य बताओ, स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में बदलना। ये आपको अभिक्रिया याद होनी चाहिए कि हमारी लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी लार में कौन सा एंजाइम है। तो हमारी लार के अंदर एंजाइम एमिलेज, अल्फा एमाइलेज और टायरिन तीनों एक ही नाम है। कई जगह एमिलेज लिखा हुआ मिलता है, कई जगह अल्फा एमाइलेज लिखा हुआ मिलता है, कई जगह टायरिन लिखा हुआ मिलता है। तो स्टार्च को ये माल्टोज और अल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में बदल देता है। ठीक है। अब अगला सवाल है HCl के कार्य बताओ। HCl के कार्य, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। HCl के कार्य बताओ। तो HCl का सबसे पहला काम होता है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। जो हानिकारक जीवाणु है उसको नष्ट करने का कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरा HCl का काम होता है भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदलना। भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदलना। जो भोजन का क्षारीय माध्यम है उसको अम्लीय माध्यम में बदलना। तीसरा इसका काम होता है कि कठोर ऊतकों को गलाना। जो कठोर ऊतक होते हैं उनको गलाने का काम है। फिर उसके बाद इसका चौथा काम है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना। जो पेप्सिनोजन निष्क्रिय एंजाइम है उसको ये किसमें बदलता है? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलना। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलना। इसके अलावा इसका काम होता है जठरा निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करना। जो जठरा निर्गम अवरोधनी है उसका नियंत्रण करना। जठरा निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करना। जठरा निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करना। ठीक है। ये इसके काम याद रखने हैं। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदलना, कठोर ऊतकों को गलाना, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना और प्रोरेनिन को रेनिन बदलना, जठर निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करना। सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है HCl के कार्य बताओ। तो अपने को क्या करने, ये 4 कार्य ऐसे कैसे छाप लेने दिमाग के अंदर कि हानिकारक जीवाणु नष्ट करता है HCl। भोजन के क्षारीय माध्यम यानी भोजन की जो pH होती है वो जैसे 8 है तो उस pH को 2 में बदलना। ये pH 8 को pH 2 में बदलता है यानी क्षारीय माध्यम है उसको अम्लीय माध्यम में बदलता है, pH बदलता है। कठोर ऊतक होते हैं जैसे भोजन के अंदर किसी प्रकार का कठोर ऊतक है, कठोर ऊतक को गलाता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन रेनिन बदलता है। जब तक भोजन पचता नहीं है तब तक भोजन को आगे जाने नहीं देता है। जठर निर्गम अवरोधनी का नियंत्रण करता है। अब उसके बाद में है अगला सवाल है यकृत के कार्य। इसके कार्य, यकृत के कार्य।
यकृत का सबसे पहला काम होता है हेपेरिन का निर्माण करना। पहला काम है हेपेरिन का निर्माण करना। हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिस्कंदक होता है, रक्त वाहिनी में रक्त का धक्का नहीं जमने देता है, हमारा खून बहता रहता है लगातार, इसका कारण है हेपेरिन है। हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है, ये बनाता है। दूसरा इसका काम होता है हानिकारक विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया है उसको यूरिया में बदलना ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तीसरा इसका काम है पित्तरस का निर्माण करना, पित्तरस का निर्माण करना, जो पित्तरस है उसका निर्माण किया जाता है यकृत द्वारा। फिर इसका काम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करना। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है उसका निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है उसका निर्माण करना। तो पहला काम है हेपेरिन का निर्माण करना, दूसरा अत्यधिक विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, कौन से चक्र द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तीसरा काम है पित्तरस का निर्माण करना, चौथा काम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करना। ये दोनों ऐसे प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होते हैं, यानी दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये विटामिन ए, डी और के का संचय करता है और विटामिन ए का निर्माण भी करता है, विटामिन ए का निर्माण भी करता है। फिर इसके बाद ये भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग है, ये भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग है। जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें ये रुधिर उत्पादक अंग होता है, लेकिन शिशु जन्म के बाद इसमें क्या होती है, कुप्र कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मर्द आरबीसी का भक्षण करती है। ये भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग होता है, लेकिन शिशु जन्म के बाद इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कुप्र कोशिकाएं जो मर्द आरबीसी का भक्षण करती हैं। तो ये भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग हो गया। इसके अलावा इसका काम होता है ग्लाइकोजन का संग्रह करना, ग्लाइकोजन है उसका संग्रह किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, ग्लाइकोजन है उसका संग्रह किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। लोहा है उसका संग्रह किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, संग्रह किया जाता है। तो यकृत के कोई 4 कार्य है वो आपको याद होना चाहिए। हेपेरिन का कार्य भी याद होना चाहिए कि ये प्रतिस्कंदक है। अब जैसे मच्छर काटता है तो खून नहीं जमता, इसका कारण उसमें मॉस्किडिन है। कोई जॉब चिपक जाती है तो खून नहीं जमता, इसका कारण उसमें हिरुडीन है। तो इसी तरह हमारे रक्त वाहिनी में रक्त का धक्का क्यों नहीं जमता, हेपेरिन के कारण। हेपेरिन का बनता है यकृत में। दूसरा अत्यधिक विषैला अमोनिया उसको यूरिया बदला जाता है, यूरिया कम विषैला, अमोनिया ज्यादा विषैला है। पित्तरस का निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन का निर्माण करना, विटामिन ए, डी, के का संग्रह करना और विटामिन ए का निर्माण करना। फिर भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादन अंग है, लेकिन शिशु जन्म के बाद इसमें कुप्र कोशिकाएं मर्द आरबीसी का भक्षण करती है। तो ये आरबीसी है, उस आरबीसी का भक्षण में भी सहायता करता है। ये अपने को 2 सवाल हो गए, बड़े बड़े 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ये आप लोग अच्छी तरह याद कर लेना। अब अगला सवाल है लैंगरेंस की दीपिका पर टिप्पणी करो। जो लैंगरेंस की दीपिका है उसके बारे में क्या जानते हो। तो लैंगरेंस की दीपिका अग्नाशय में पाई जाती है। जो अग्नाशय है उस अग्नाशय के अंदर लैंगरेंस की दीपिका होती है। अग्नाशय के अंदर क्या होगा, लैंगरेंस की दीपिका होती है। इस लैंगरेंस की दीपिका में 3 तरह की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका, ठीक है। तो 3 तरह कोशिका है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। 3 तरह की आपको बताना है डेल्टा कोशिका, ठीक है। अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 तरह कोशिका हो गई। अब अपन तो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका 3 तरह कोशिका है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका से कौन सा निकलता है, डेल्टा कोशिका से कौन सा निकलता है। अल्फा कोशिका है उससे ग्लूकागॉन निकलता है, बच्चों याद रखना। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन। ये तीनों हार्मोन के कार्य भी आपको बताते हैं क्या होते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलेगा, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा, ग्लूकोज के अंदर बदलेगा। अल्फा कोशिका से क्या निकला, ग्लूकागॉन निकला है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। और डेल्टा इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। जो ग्लूकोज है उसको ये किस में बदलेगा, ग्लाइकोजन में बदलेगा। और ये सोमेटोस्टेटिन होता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन की क्रियाविधि को रोकता है।
जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की जो क्रियाविधि है उसको रोकने का काम इसका है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन की क्रियाविधि को रोकना, और साथ ही ये क्या करता है, भोजन के स्वांगीकरण को बढ़ाता है। भोजन के स्वांगीकरण है उसको ये बढ़ाता है। भोजन अधिक समय तक कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। भोजन के स्वांगीकरण को ये क्या करता, बढ़ाता है। भोजन अधिक समय तक क्या होता है, संपर्क में रहता है कोशिकाओं के, इसको कहते हैं भोजन के स्वांगीकरण को बढ़ाना। तो अब याद रखना, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। तो इसका तरीका है भारत इंडिया, ठीक है। बीटा कोशिका से इंसुलिन निकला, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का विरोधी है, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों की क्रियाओं को रोकेगा और भोजन के स्वांगीकरण को बढ़ाएगा। ये अपने को लेंगरेंस की दीपिका है, उसमें सवाल बनता है। अब सवाल आता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, आपको बताना डायबिटीज होता है। डायबिटीज भी दो तरह की होती है, इंसिपिडस मेलिटिस। तो इससे मेलिटिस होती है, डायबिटीज मेलिटिस रोग होता है इससे। इस इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटिस रोग होता है। अब अगला सवाल है रसांकुर क्या है। रसांकुर क्या है और सूक्ष्मांकुर क्या है। रसांकुर और सूक्ष्मांकुर क्या है, इनके कार्य बताओ। तो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर है, ये छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग, छोटी आंत्र के क्षुद्रांत्र भाग में पाए जाते हैं। ये छोटी आंत्र है उसके क्षुद्रांत्र भाग में पाए जाते हैं। छोटी आंत्र के क्षुद्रांत्र भाग के अंदर ये उपस्थित होते हैं। रसांकुर क्या है, कैकरिंग के वलन है। कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है। कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है, उसे कहा जाता है रसांकुर। कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना को, कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना को कहा जाता है रसांकुर। रसांकुर की परिभाषा है कैकरिंग के वलन के ऊपर, कैकरिंग के वलन के ऊपर, कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है। कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है। कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना होती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म रसांकुर। अब रसांकुर आपने देखा इस तरह ये अंगुली जैसी संरचना है, ये कैकरिंग के वलन के ऊपर है। इसके अंदर की ओर एक लसिका पेशिका, रक्त पेशिका और चिकनी पेशी होती है। इस रसांकुर के अंदर की ओर एक रक्त पेशिका, एक चिकनी पेशी और एक लसिका पेशिका होती है। रक्त पेशिका, लसिका पेशिका और चिकनी पेशी होती हैं। तीन संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। रसांकुर एक अंगुली जैसी संरचना है, इसके अंदर की ओर रक्त पेशिका, लसिका पेशिका और चिकनी पेशी पाई जाती हैं। और एक रसांकुर के चारों ओर 1000 सूक्ष्मांकुर होते हैं। एक रसांकुर के ऊपर 1000 सूक्ष्मांकुर होते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या बनाते हैं, ब्रूश बॉर्डर। ये सूक्ष्मांकुर क्या बनाते हैं, ब्रूश बॉर्डर बनाते हैं। ये भोजन को अधिक समय तक रोके रखते हैं और अवशोषण के तल को बढ़ाते हैं। एक सीधा रास्ता है और एक इस तरह ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते के अंदर भोजन फंसा रहता है, जिसके कारण अवशोषण ज्यादा होता है। तो ये जो कैकरिंग के वलन है, रसांकुर है, सूक्ष्मांकुर है, ये तीनों क्या करते हैं, ये भोजन को लंबे समय तक रोके रखते हैं। भोजन फंसा हुआ रहता है, अवशोषण का तल बढ़ता है, जिससे भोजन अधिक से अधिक अवशोषित होता है। तो सवाल आता है रसांकुर सूक्ष्मांकुर क्या है, तो आपको परिभाषा बतानी है। कैकरिंग के वलन के ऊपर अंगुली जैसी संरचना को कहते हैं रसांकुर। रसांकुर के अंदर की ओर रक्त पेशिका, लसिका पेशिका और चिकनी पेशी होती हैं। और रसांकुर के चारों ओर 1000 सूक्ष्मांकुर होते हैं, जो कि ब्रूश बॉर्डर बनाते हैं। ये भोजन को अधिक समय तक रोके रखते हैं और अवशोषण के तल को बढ़ाते हैं। ये अपने को ध्यान रखा है रसांकुर सूक्ष्मांकुर। अब सवाल सीधा पूछा, रसांकुर सूक्ष्मांकुर को तोड़ देंगे तो जो खाया वो तुरंत निकल जाएगा। क्या होगा, जो खाया वो तुरंत निकल जाएगा। एक सीधा रास्ता आराम से चले जाएंगे, एक ऊबड़ खाबड़ है तो अपन भी यूं, आपने वो एक गेम खेला होगा जिसमें यूं कूदते हुए चलते हैं, वो अभी गाड़ी ऊपर जाती है फिर लुढ़क जाती है। तो ये रसांकुर सूक्ष्मांकुर वैसा रास्ता बना देते हैं। क्या है उस गेम का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सवाल आया हिपेरिन का निर्माण व कार्य क्या होता है। तो ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, हिपेरिन का निर्माण और कार्य क्या है। तो एक बार मैं वापस इसको रिवाइज कर लूं। हिपेरिन का निर्माण और कार्य, सवाल है हिपेरिन का निर्माण व कार्य। तो अपन कहते हैं हिपेरिन का निर्माण होता है यकृत में और इसका कार्य है, ये प्रतिस्कंदक पदार्थ है।
प्रतिस्कंदक पदार्थ ये मतलब है रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ये चीज याद रखनी है कि भाई जैसे अपन हीमोडायलिसिस करेंगे, रक्त अपवन करेंगे तो व्यक्ति का खून बाहर निकालेंगे तो उसमें हिपेरिन मिलाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। आप ब्लड डोनेट करते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपका ब्लड है वो जमे नहीं, उसके लिए उसमें हिपेरिन मिला देता है, तो ये ध्यान रखना आपने को। अब अगला सवाल है डेक्स्ट्रीन में कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं। जो डेक्स्ट्रीन है उसमें कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं, तो उत्तर है 3 से 9। 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। सवाल पूछा डेक्स्ट्रीन में कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं, 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं डेक्स्ट्रीन में। डेक्स्ट्रीन एक्चुअल में क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। फिर अगला सवाल है एंट्रोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं। एंट्रोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं और इनका कार्य बताओ। तो एंट्रोसाइट कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आंत्र कोशिका के नाम से जानते हैं। आंत्र कोशिका के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा आंतरस निकलता है। इसके द्वारा कौन सा रस निकलता है, आंतरस। ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब लीवर कुन की प्राकोशिका, उसमें 3 तरह की कोशिका होती है, पेनिस कोशिका, एंट्रोसाइट कोशिका और तीसरी आपको बताना है कि ग्लोबुलेट कोशिका। तो 3 तरह की कोशिकाएं होती है। उसमें एक एंट्रोसाइट कोशिका क्या है, एंट्रोसाइट कोशिका को आंत्र कोशिका कहते हैं। ये पाई जाती है छोटी आंत्र में। किसमें पाई जाती है, छोटी आंत्र में पाई जाती है। इसके द्वारा आंतरस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब अगला सवाल है पाइलोरी कपाट के बंद और खुलने का नियंत्रण कौन करता है। ये क्या है, ये आपको बताना है। ये ग्रसिका है, ये आमाशय है और ये ग्रहणी है। ठीक है, ये आमाशय का ये भाग है, इसका नाम है पाइलोरी भाग। आमाशय के इस भाग को कहते हैं पाइलोरी भाग। आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर, आमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर ये कपाट होता है। इस कपाट का नाम होता है पाइलोरी कपाट। पाइलोरी कपाट। इस पाइलोरी कपाट के बंद होने और खुलने का नियंत्रण कौन करता है। सवाल पूछा, ये पाइलोरी कपाट है, इसके खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है एचसीएल। कौन करता है, एचसीएल। जब भोजन बच जाएगा फिर ये कपाट खुलेगा और भोजन आगे चला जाएगा। ये ध्यान रखना है कि पाइलोरी कपाट के खुलने और बंद होने का नियंत्रण एचसीएल करता है। अगला सवाल है गैसों का विनिमय कहाँ होता है। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो वायु कुपिका में। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, तो आपका उत्तर होगा वायु कुपिका। वायु कुपिकाएं हैं, वहां पर गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कहाँ होगा, वायु कुपिकाओं में होगा। अगला सवाल है SAN का पूरा नाम लिखो। SAN का पूरा नाम लिखो। SAN का पूरा नाम है सीरा आलिंद पर्व। SAN का पूरा नाम होता है सीरा आलिंद पर्व। या इसका पूरा नाम होता है पेस मेकर, या इसका पूरा नाम होता है साइनू ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये इसका पूरा नाम है साइन्यू ऑरिकुलर नोड। इसको कहते हैं साइन्यू ऑरिकुलर नोड। ये पेस मेकर है। ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है दाएं आलिंद में। जो दाएं आलिंद है, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा जहाँ होती है नोड, इसकी पेश या स्वयं ध्रुवित होती हैं और इसमें क्या होगा, आवेग का संचरण होता है। तो इस तरह से अपन कहते हैं कि ये साइनो ऑरिकुलर नोड है। तो साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है, एक्चुअल में ये दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा में। दाएं आलिंद ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा के मध्य पाया जाता है। इसकी पेशियां होती हैं, उसमें स्वध्रुवित होता है और ये सबसे पहले हृदय धड़कन के उत्तरदायी होता है। ये सीरा आलिंद पर हो गया। हाँ, तो आप ये प्रश्न देखते जाएं और इनके उत्तर भी लिखते जाएं। आप लोग क्या है कि इन प्रश्नों को बार बार समझ में नहीं आए, बार बार देखें और उत्तर याद कर लें आप लोग। अब नेक्स्ट है, अगला सवाल है रुधिर स्कंदन है, उसके लिए कौन सा आयन आवश्यक है। सवाल पूछा कि रुधिर स्कंदन के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है। कौन सा आयन उत्तरदायी है।
मैं 4 ऑप्शन दूंगा आपके। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है जिसका नाम है लोहा। तो चारों आयन में से ऐसा कौन सा आयन है जो रुधिर उसके के लिए आवश्यक है? तो आपको उत्तर बताना है कैल्शियम। अगर आप कैल्शियम बढ़ते हो तो आपका उत्तर होता है सही, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? कैल्शियम है। अब ये सवाल ऐसा नहीं आया और पूछा कि रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा आयन उपस्थित है, कि चारों आयन में से कौन सा आयन है जो रक्त रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, सबसे ज्यादा उपस्थित होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो अपने सोडियम याद रखना है कि रुधिर में ऐसा कौन सा आयन होता है जो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम। सवाल थोड़ा घुमा दिया टीचर ने, और आपको पता है कि रुधिर में ऐसा कौन सा आयन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए चाहिए, तो बच्चों को पता है कि भाई वो तो भर देंगे कैल्शियम, क्योंकि उन्होंने रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि याद कर ली। अब टीचर ऐसा सवाल नहीं पूछ के ये पूछ देता है कि रुधिर के प्लाज्मा में कौन सा आयन सबसे अधिक मात्रा में होता है, तब उत्तर होगा सोडियम। थोड़ा ये सवाल घुमा हुआ है, लेकिन आप क्या है होशियार हो तो आप तुरंत क्या करते हो, सवाल को कैच कर लेते हो और आप उत्तर दे देते हो कि रुधिर में सर ने पूछा है कि प्लाज्मा है, क्या है? रुधिर में जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में कौन सा आयन सर्वाधिक है, तो अपने को बताना है सोडियम। क्या बताना है? सोडियम। अब अगला सवाल है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी में एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है? एंटीहिस्टामिनिक गुण कौन सी डब्ल्यूबीसी में होता है? एंटीहिस्टामिनिक गुण कौन सी डब्ल्यूबीसी में होता है? तो आपका उत्तर होगा इयोसिनोफिल। क्या होगा? इयोसिनोफिल ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसमें एंटीहिस्टामिनिक गुण होता है। हिस्टामिन के कारण एलर्जी होता है, एलर्जी को रोकने वाली इयोसिनोफिल है। एंटीहिस्टामिनिक गुण किसमें पाया जाता है? इयोसिनोफिल आपका उत्तर होगा इयोसिनोफिल। ठीक है। फिर अगला सवाल है एबीओ रुधिर वर्ग है। एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति यानी अनुवांशिक लक्षण है, इसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति या अनुवांशिक लक्षण है, ये इसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका उत्तर होगा बर्नस्टीन। किसने किया था? बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि माता पिता का रक्त ऐसा होगा तो बच्चे का रक्त ऐसा होगा, और रक्त की वंशागति, रक्त के लिए जो जीन है वो IA, IB, IO होते हैं। ये रुधिर वर्ग की वंशागति का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था बर्नस्टीन। कौन था? बर्नस्टीन। अब सवाल अगला पूछा है परानिस्यंदन कहाँ होता है? परानिस्यंदन क्रिया कहाँ होती है? तो आपका उत्तर होगा केशिका गुच्छ। उत्तर क्या होगा? केशिका गुच्छ में परानिस्यंदन क्रिया कहाँ होती है? केशिका गुच्छ के अंदर संपन्न होती है। परानिस्यंदन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो उत्तर होगा केशिका गुच्छ में। कहाँ होगा? केशिका गुच्छ के अंदर होगा। परानिस्यंदन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केशिका गुच्छ में। ये रक्त क्षमता है, वो कहाँ क्षमता है? इस केशिका गुच्छ में क्षमता है। अभिवाही वर्ग धमनी रक्त को लेके आती है, फिर अपवाही वर्ग धमनी से रक्त जाता है, लेकिन अभिवाही का व्यास ज्यादा है, अपवाही का व्यास कम है, तो ये केशिका गुच्छ में रक्त छन जाता है। इस छने हुए रक्त को अपन कहते हैं परानिस्यन। क्या कहते हैं? और परानिस्यन के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? परानिस्यंदन। तो परानिस्यंदन क्रिया कहाँ होती है? केशिका गुच्छ। ऐसा ऑप्शन नहीं हो और ग्लोमेरुलस हो, ग्लोमेरुलस, तो भी समझ जाना कि केशिका गुच्छ को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ये ध्यान रखना अपने। अब अगला सवाल है रक्त की पीएच कितनी होती है? रक्त की पीएच कितनी होती है? तो रक्त की पीएच में पहला ऑप्शन है जैसे 7.2 है, फिर दूसरा ऑप्शन है 7.1 है, फिर तीसरा ऑप्शन है 8.4 है, चौथा ऑप्शन है 7.4 है। तो अपने को क्या करना है? 7.4 बताना है। क्या करना है? 7.4 बताना है कि रक्त की पीएच होती तो 7.4। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर का
सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है डेंटिन, दूसरा है इनेमल, तीसरा है ओडोंटोब्लास्ट, चौथा है पल्प गुआ। तो आपका उत्तर होगा इनेमल। क्या होगा? इनेमल। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। बोल लिया शरीर की सबसे कठोरतम हड्डी तो होगी डेंट्री। क्या होगी? डेंट्री हड्डी होगी। डेंट्री हड्डी है, डेंट्री हड्डी जो निचले जबड़े में होती है, ये शरीर की सबसे कठोरतम हड्डी होती है। ठीक है। अब सवाल अगला है कि लीवर खून की प्रागुहिका कहाँ पाई जाती है? तो लीवर खून की प्रागुहिका आंत्र में पाई जाती है। लीवर खून की प्रागुहिका कहाँ पाई जाती है? लीवर खून की प्रागुहिका आंत्र में पाई जाती है। उत्तर होगा छोटी आंत्र में। कहाँ होगा? आंत्र में पाई जाती है। लीवर खून की प्रागुहिका में 3 तरह की कोशिका होती हैं: कलश कोशिका, पैनेट कोशिका और आंत्र कोशिका। कलश कोशिका, पैनेट कोशिका और आंत्र कोशिका। कलश कोशिका से श्लेष्मा निकलता है। कलश कोशिका से क्या निकलेगा? श्लेष्मा। पैनेट कोशिका है, उससे लाइसोजाइम एंजाइम निकलेगा। कलश कोशिका है, उससे श्लेष्मा निकलेगा। सा से सा याद रखना कि कलश कोशिका से श्लेष्मा निकला। पैनेट कोशिका उससे लाइसोजाइम निकलेगा और आंत्र कोशिका से आंत्रस का स्त्राव होता है। ये अपने ध्यान रखना। पूछा कि लीवर खून की प्रागुहिका क्या है? तो आंत्र में, आंत्र के जो कैक्रिंग वलन है, आंत्र के जो कैक्रिंग वलन है उसमें जो गर्तिकाएं हैं, उन गर्तिकाओं के अंदर नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं। इसकी परिभाषा है कि आंत्र में जो कैक्रिंग वलन है, आंत्र के जो कैक्रिंग वलन है, आंत्र के कैक्रिंग वलन में, आंत्र के कैक्रिंग वलन में गर्तिकाओं में, आंत्र के कैक्रिंग वलन की गर्तिकाओं में, आंत्र के कैक्रिंग वलन की गर्तिकाओं में नलिकाकार ग्रंथियां होती है। कैसी ग्रंथियां होती हैं? नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं। उनको कहते हैं लीवर खून की प्रागुहिका। आंत्र की जो आंत्र के कैक्रिंग वलन है, उनकी गर्तिकाओं में जो नलिकाकार ग्रंथियां हैं, उनको क्या कहते हैं? लीवर खून की प्रागुहिका कहते हैं। इसमें 3 तरह की कोशिका, कलश कोशिका, पैनेट कोशिका, आंत्र कोशिका। तो आंत्र के जो कैक्रिंग वलन है, उनकी गर्तिकाओं में नलिकाकार जो ग्रंथियां होती हैं, नलिकाकार ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? लीवर खून की प्रागुहिका कहते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल आपको बताते हैं। नेक्स्ट अब सवाल है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त आपको बताना है। जैसे सवाल आया रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो अपने उत्तर है रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के विषोडर्म से होती है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और इसकी उत्पत्ति भ्रूण के विषोडर्म से होती है। ये चीज याद रखना। सवाल आता है रक्त उपला उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, संयोजी उत्तक है, तो अपने ध्यान रखना रक्त तरल संयोजी उत्तक है। फिर अगला सवाल है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है या घटती है? तो आपको बताना है अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर रक्ताणु की संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर रक्ताणु की संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, लसिका के 2 कार्य लिखो। लसिका उसके 2 कार्य लिखो। लसिका के क्या कार्य हैं? लसिका का सबसे पहला कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करना और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। दूसरा काम होता लसिका का, लसिका है ये वसा के अवशोषण में सहायक है। ये वसा के अवशोषण है उसमें सहायक है, जो वसा होते हैं उसके अवशोषण में सहायक है। फिर तीसरा काम है लसिका एक माध्यम का काम करता है रक्त और ऊतकों के बीच में। रक्त और ऊतकों के मध्य, ये रक्त और ऊतकों के मध्य ये एक माध्यम का काम करता है।
लसीका रक्त और ऊतकों के मध्य एक माध्यम का कार्य करता है। तो आपसे पूछा लसीका का कार्य बताओ। लसीका का सबसे पहला काम है हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। दूसरा लसीका का काम है वसा का अवशोषण करना, जो घी तेल है उसके अवशोषण में सहायता करना। तीसरा लसीका एक माध्यम का काम करता है रक्त और ऊतकों के बीच में, रक्त और ऊतकों के मध्य एक माध्यम का काम करता है जो रक्त में भोज्य पदार्थ ऊतकों में पहुंचाते हैं और ऊतकों में जो उत्सर्जी पदार्थ रक्त में पहुंचाते हैं। तो ये माध्यम का काम करता है लसीका। लसीका कार्य पूछे जा सकते हैं बच्चों कि लसीका के क्या कार्य है। पहला काम है हानिकारक जीवाणु नष्ट करना, दूसरा वसा का अवशोषण करना, तीसरा माध्यम का काम करना रक्त और ऊतकों के मध्य में, रक्त में जो भोज्य पदार्थ है उसको ऊतकों में पहुंचाना, रक्त में जो ऑक्सीजन है उसको ऊतकों में पहुंचाना, ऊतकों में जो CO2 और उत्सर्जी पदार्थ है उसको रक्त में पहुंचाना। अब अगला सवाल है कि हृदय में गति निर्धारक कौन है। हृदय में गति निर्धारक ऐसे नोड है, ऐसे नोड को अपन हृदय में गति निर्धारक भी कहते हैं। गति निर्धारक, हृदय में गति निर्धारक कौन है तो आपको बताना कैसे नोड है। फिर अगला सवाल है हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है। हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है। तो हेनले का लूप पाया जाता है वर्काणु में। हेनले का लूप पाया जाता है वर्काणु या नेफ्रॉन में। किसमें पाया जाता है, नेफ्रॉन में। मैं नेफ्रॉन का चित्र बनाऊंगा, उस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहले मैलपीकी कोष, मैलपीकी कोष के बाद ये समीपस्थ पुंडरीक नलिका, फिर ये हेनले का लूप, फिर ये दूरस्थ पुंडरीक नलिका और फिर ये संग्रह नलिका, फिर ये संग्रह नलिका। ये क्या है, मैलपीकी कोष है। मैलपीकी कोष के दो भाग है। मैलपीकी कोष के दो भाग होते हैं। मैलपीकी कोष के दो भाग कौन से, एक तो मोमेन संपुट है, ये कौन सा है, मोमेन संपुट, और दूसरा है केशिका गुच्छ। मैलपीकी कोष के दो भाग हो गए, मोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। फिर ये समीपस्थ पुंडरीक नलिका, फिर ये हेनले का लूप। हेनले के लूप में दो भुजा है, जो नीचे आ रही है उसको अवरोही भुजा, जो ऊपर जा रही है उसको आरोही भुजा। फिर ये समीपस्थ पुंडरीक नलिका की तरह ये दूरस्थ पुंडरीक नलिका। और अब सवाल पूछा हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर होगा वर्काणु में। ये किसका चित्र है, नेफ्रॉन का चित्र है। किसका है, नेफ्रॉन यानी वर्काणु। ये वर्ग की संरचना और क्रियात्मक होती हैं। एक वर्ग के अंदर ऐसे 10 से 12 लाख वर्काणु होते हैं। एक वर्ग के अंदर, एक किडनी के अंदर ऐसे 10 से 12 लाख वर्काणु होते हैं। इसके अंदर मूत्र बनता है, इसके अंदर क्या बनता है, मूत्र बनता है। तो वर्काणु के अंदर हेनले का लूप पाया जाता है। जिसके अंदर हेनले का लूप ज्यादा लंबा होगा तो उसमें मूत्र भी गाढ़ा होगा। जैसे ऊंट के अंदर ये हेनले का लूप ज्यादा लंबा होता है तो उनमें मूत्र भी कैसा निकलता है, गाढ़ा। कैसा निकलता है, गाढ़ा। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अगला सवाल है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव उत्सर्जन के आधार पर कैसा प्राणी है। मानव में उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताओ। मानव में उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताओ। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है यूरिया, दूसरा ऑप्शन आता है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन आता है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन आता है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। यानी मानव में उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताओ। तो अपने को कौन सा उत्तर होगा बच्चों, तो अपने उत्तर याद रखना है यूरिया, यानी यूरियोटैलिक होता है मनुष्य। कैसा होता है, यूरियोटैलिक होता है। मानव में मुख्य उत्सर्जी अम्ल, ये सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल है। अब इसकी जगह मान लो अगर जैसे कीट आ जाता, उत्तर हो जाता यूरिक अम्ल। इसकी जगह पक्षी आ जाता, उत्तर हो जाता यूरिक अम्ल। इसकी जगह सरीसृप आ जाता, यूरिक अम्ल। और इसी तरह से अपन से पूछ लिया जाता कि उपास्थित मछलियां, तो यूरिया क्या हो जाता, यूरिया। तो अपने को ये तीनों एग्जाम्पल रटने हैं। अब यूरियोटैलिक कौन है, अमोनोटैलिक कौन है और यूरिकोटैलिक कौन है। तो ये कोई भी सवाल आ सकता है इसमें से, और ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो अपने ये गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। फिर अगला सवाल है बर्टीनी के वर्ग स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं। जो बर्टीनी के वर्ग स्तंभ होते हैं, बर्टीनी के वर्ग स्तंभ है वो कहाँ पाए जाते हैं। बर्टीनी के वर्ग स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है वृक्क में,
दूसरा ऑप्शन होता है जो अधिवर्तक ग्रंथि, उसमें अधिवर्तक ग्रंथि में। तीसरा होता है यकृत में। और चौथा ऑप्शन होता है फेफड़ों में। कि बर्टीनी के वर्ग स्तंभ कहाँ पाए जाते हैं, तो अपना उत्तर होगा वृक्क में। कहाँ होंगे? वृक्क में। जो ये वृक्क है, इस वृक्क के अंदर क्या होता है, ऐसे 3 से 5 उबाल होते हैं। ऐसे 3 से 5 उबाल होते हैं। जो ये कॉर्टेक्स भाग ये मेडुला में धंसा होता है। ये कॉर्टेक्स भाग जगह जगह मेडुला में धंसा होता है। इसको कहते हैं बर्टीनी के वर्ग स्तंभ। ठीक है, तो आपसे पूछा ये कॉर्टेक्स भाग मेडुला में धंसा, इनको क्या कहते हैं? बर्टीनी के वर्ग स्तंभ कहा जाता है। अब अगला सवाल है वर्ग की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम। अगला सवाल है वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ, तो उत्तर है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन है, जिसको अपन कहते हैं वर्काणु। क्या कहते हैं? वर्काणु। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का दंत सूत्र लिखो। मानव का दंत सूत्र लिखो। मानव का तंत्र सूत्र लिखो। आप लोग भी लिखो अपनी कॉपी के अंदर। मैं चेक करता हूँ आप लोग सही लिखते हो नहीं लिखते हो, और मुझे भेज देना कि मानव का दंत सूत्र हमने ये लिखा है सर, ये सही है गलत है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट आप तुरंत लिखो मानव का दंत सूत्र। तो अपने क्या है, अपने एक ट्रिक है इसके अंदर। सही है, वेरी गुड। तो अपने मानव का दंत सूत्र है, उसका ट्रिक है इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी। इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी। इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर अपने को याद रखना है 21-23 21-23 21-23 21-23 यानी 2023 तक। कहाँ तक है? 2023 तक। तो ये हो गया अपने 21-23 21-23। फिर उसके बाद अपन लगा देंगे यहाँ बड़ा ब्रैकेट। फिर अपन लिख देंगे 8/8 बराबर 16 इंटू 2 बराबर 32 दांत। कितने दांत? 32 दांत। ये आपने ऐसे दंत सूत्र लिखा तो आपको 2 में से 2 1 में से 1 अंक मिलेगा। कि मनुष्य का दंत सूत्र लिखो तो अपने को इस तरह से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 तरह के दांत हैं। इंसिजर दांत है, फिर कैनाइन दांत है, फिर प्रीमोलर दांत है, फिर मोलर दांत है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा कि ऊपरी आधे जबड़े में प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? ऊपरी आधे जबड़े में प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? आप मुझे बताना, ऊपरी आधे जबड़े में प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? अब सवाल है मानव में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, उन दांत के नाम लिखो। तो मानव में 4 तरह के दांत होते हैं। इंसाइजर दांत, कैनाइन दांत, प्रीमोलर दांत और मोलर दांत। 4 तरह के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब सवाल आया है आहार नाल की भित्ति के स्तरों के नाम लिखो। तो आहार नाल की भित्ति के स्तर में एक चित्र बनाते हैं। सबसे बाहर होता है शिरोसा। सबसे बाहर स्तर है शिरोसा। आहार नाल की भित्ति के स्तर के नाम सवाल पूछा कि आहार नाल की भित्ति के स्तरों के नाम लिखो। आहार नाल की भित्ति के स्तरों के नाम लिखो। लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहला है शिरोसा। ये पतला होता है, बाहरी होता है, और ये विशल पेरिटोनियम उपला का बना होता है। तो सबसे पहला स्तर है शिरोसा। दूसरा स्तर है पेशी स्तर। पेशी स्तर, बाह्य पेशी स्तर है इसका नाम, बाह्य पेशी स्तर। बाह्य पेशी स्तर। इसमें 2 तरह की पेशियां होती है। एक होती है अनुदैर्घ्य पेशियां जो आहार नाल की लंबाई में होती है, और दूसरी होती है वर्तुल पेशियां। ये वर्तुल पेशियां आहार नाल की गोलाई में होती हैं। तो एक पेशियां होती है अनुदैर्घ्य पेशियां जो आहार नाल की लंबाई में होती हैं, और दूसरी होती है वर्तुल पेशियां। ये आहार नाल की गोलाई में स्थित होती हैं। ये आहार नाल के व्यास का नियंत्रण करती हैं, और ये आहार नाल की लंबाई का नियंत्रण करती हैं।
तो पहला स्तर हो गया शिरोसा, दूसरा हो गया बाह्य पेशी स्तर, तीसरा होता है अधश्लेष्मिक स्तर सब म्यूकोसा। अधश्लेष्मिक स्तर, अधश्लेष्मिक स्तर संयोजी ऊतक का बना होता है। अधश्लेष्मिक स्तर किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का बना होता है। इसमें रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, इसमें कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, ये सब पाए जाते हैं। तो इस अधश्लेष्मिक में क्या क्या होता है? रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, इलास्टिन तंतु, कोलेजन तंतु, ये सब इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में है चौथा स्तर है श्लेष्मिक स्तर, जिसको अपन कहते हैं म्यूकोसा स्तर। तो कितने स्तर हो गए? 4। कितने हो गए? 4। शिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिक स्तर और चौथा हो गया श्लेष्मिक स्तर। श्लेष्मिक स्तर में बाह्य पेशी स्तर है सबसे पहला स्तर, बाह्य पेशी स्तर, फिर आधार पटल है और फिर उसके बाद में उपला स्तर है। तो इसमें 3 उप स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है जिसका नाम होता है श्लेष्मिक पेशी स्तर। ये पहला स्तर हो गया श्लेष्मिक पेशी स्तर, श्लेष्मिक पेशी स्तर, श्लेष्मिक पेशी स्तर हो गया पहला स्तर। दूसरा हो गया आधार पटल, दूसरे स्तर का नाम है आधार पटल और तीसरा है उपला स्तर। तो इसके 3 स्तर हैं। ये आपको डायग्राम याद रखना है कि कौन कौन से स्तर है। तो पहला स्तर हो गया श्लेष्मिक पेशी स्तर, फिर उसके बाद में आधार पटल, फिर ये उपला स्तर। ठीक है, ये श्लेष्मिक स्तर में 3 उप स्तर हो गए। अधश्लेष्मिक स्तर में क्या क्या है? इसमें संयोजी तंतु है, इसमें संयोजी तंतु के साथ में क्या है? रक्त वाहिनियां है, लसिका वाहिनियां हैं, ये सब है। अब ये एक सवाल आता है कि श्लेष्मिक स्तर है, इसमें लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं। श्लेष्मिक स्तर में लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं। ये श्लेष्मिक स्तर, इसमें लसिका ग्रंथियों के समूह हैं, इसको कहते हैं पेयर पेचेज, पेयर के समूह। श्लेष्मिक स्तर में जो लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं उन्हें कहा जाता है पेयर के समूह। श्लेष्मिक स्तर में जो लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं, श्लेष्मिक स्तर में जो लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं उन्हें कहा जाता है पेयर के समूह। ये सवाल पूछा जाता है पेयर के समूह क्या है? तो श्लेष्मिक स्तर में लसिका ग्रंथियों के समूह है, जो लसिका ग्रंथियों का समूह है उसको कहा जाता है पेयर के समूह या पेयर पेचेज। क्या कहा जाता है? पेयर पेचेज। ये ध्यान रखना अपने को। और इसमें पेयर पेचेज भी आ सकता है, पेयर के समूह आ सकता है। तो इसमें श्लेष्मिक स्तर है, इसमें लसिका ग्रंथियों के समूह को कहा जाता है पेयर के समूह। तो यहाँ डाल के 4 स्तर है, शिरोसा स्तर, बाह्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिक स्तर, श्लेष्मिक स्तर। 4 स्तर के नाम बता दोगे? बाह्य पेशी स्तर, ये शिरोसा मिश्रण पेरिटोनियम पतली झिल्ली का बना हुआ है। अब सवाल आता है कि आहारनाल की लंबाई को कम ज्यादा करना है तो कौन सा पेशी स्तर काम आता है? अनुदैर्घ्य में। और आहारनाल के व्यास को कम करना है तो वर्तुल पेशी स्तर। आमाशय के अंदर एक अतिरिक्त स्तर और होता है जिसका नाम होता है तिर्यक पेशी स्तर। आमाशय के अंदर एक और अतिरिक्त स्तर होता है जिसका नाम होता है तिर्यक पेशी स्तर। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या होता है? ये जो अनुदैर्घ्य पेशियां हैं उसके 3 मोटे मोटे तंतु, 3 मोटे मोटे बंडल पाए जाते हैं वर्धांत्र के अंदर, उसको कहा जाता है टीनी कोलाई। क्या कहा जाता है? तो सवाल पूछा जाता है टीनी कोलाई क्या है? टीनी कोलाई क्या है? तो वर्धांत्र के वर्धांत्र भाग है, उस वर्धांत्र भाग में 3 मोटी मोटी अनुदैर्घ्य पेशियों के बंडल पाए जाते हैं। वर्धांत्र के अंदर अनुदैर्घ्य पेशियों के मोटे मोटे 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 अनुदैर्घ्य पेशियों के मोटे मोटे स्तर पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है टीनी कोलाई। वर्धांत्र भाग में, किस भाग में? वर्धांत्र भाग में ये जो अनुदैर्घ्य पेशियां हैं इसके 3 मोटे मोटे स्तर होते हैं, इसको कहा जाता है टीनी कोलाई। तो अपने ये छोटे सवाल चल रहे हैं, इन छोटे सवालों को आपको अच्छी तरह याद करना, बार बार रिवाइज करना है। अब सवाल आता है कि मनुष्य के आहार नाल में ऐसा कौन सा अवशेषीय अंग पाया जाता है, उसका नाम लिखो। मनुष्य के आहार नाल में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग का नाम लिखो। मनुष्य की आहार नाल में, मनुष्य की आहार नाल में कौन सा अंग अवशेषीय है? कौन सा अंग अवशेषीय है? अवशेषीय अंग का मतलब होता है वे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे लेकिन आज हमारे अंदर निष्क्रिय है, सिर्फ मौजूद है लेकिन आज निष्क्रिय है, उनको कहते हैं अवशेषीय अंग। छोटी सी बात है, कर्ण पल्लव पेशियां वो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थी, आज हमारे अंदर अवशेषीय है लेकिन कान को हिलाती डुलाती नहीं है। निमेषक पटल आज प्रेजेंट है लेकिन ये क्या करती है? गति नहीं करती है, आज अवशेषीय है।
जो मनुष्य नर में चुचुक है वो आज अवशेषी है। हमारे अंदर जो कुछ कशरुका है वो आज अवशेषी है, कशरुका है लेकिन काम की नहीं है। इसी तरह से अपन कहते हैं अकल दाढ़ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अवशेषी हो जाएगी। अभी थोड़ी बहुत काम आ रही चबाने में, लोग धनाधन खाना खाएंगे तो धीरे धीरे ये पड़ी रहेगी। कौन यहाँ कॉर्नर में भोजन ले जाएगा और कौन चबाएगा, तुरंत गिर गए, क्या हो गए, तो ये भी धीरे धीरे अवशेषी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारी आहार नाल में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है ये सीकम है। सीकम से ये अंगुली जैसी संरचना निकलती है और सीकम और वर्धांत्र के संधि स्थल पर एक अंगुली जैसी संरचना होती है, कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका, कर्मी रूपी परिशेषिका ये पाई जाती है। ये कर्मी रूपी परिशेषिका होती है जिसको कहा जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये अवशेषी है। ये अवशेषी ऐसे है कि हमारे पूर्वजों में ये क्या करते थे, ये जो चारा खाते थे, सेलुलोज खाते थे, उसको पचाते थे किसके अंदर, कर्मी रूपी परिशेषिका में। अब हमारे पूर्वज है बंदर, कौन है, बंदर है, वो क्या करते थे, इसका उपयोग करते थे। हमने धीरे धीरे इसका उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि हम चारा नहीं खाते हैं। तो कर्मी रूपी परिशेषिका के अंदर क्या होते हैं, सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। अब सवाल पूछा कि मनुष्य के आहार नाल में कौन सा अवशेषी है, तो आपका उत्तर होगा कर्मी रूपी परिशेषिका। अब सवाल आता है कि मनुष्य की आहार नाल में, आहार नाल के कौन से भाग में, मनुष्य की आहार नाल के कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग में, कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, तो उत्तर है वर्धांत्र। क्या है, वर्धांत्र है। इसमें सहजीवी जीवाणु पाया जाता है ई कोलाई, ई कोलाई सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, वर्धांत्र, बड़ी आंत्र का भाग है जिसका नाम है कोलन। क्या है, कोलन है। ये दो छोटे छोटे सवाल आहार नाल में से पूछे गए कि मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग है जिसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु का मतलब होता है जिसमें दोनों को फायदा हो, सहजीवी जीवाणु का मतलब जिसमें दोनों को फायदा होता है। अब मनुष्य को कैसे फायदा है, मनुष्य के अंदर विटामिन के बनाता है, क्या बनाता है, मनुष्य के अंदर विटामिन के बनाता है, तो ये फायदा करता है। और जीवाणु को कैसे फायदा है, जीवाणु को मुफ्त का भोजन मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है और अपने आराम से रहता है जीवाणु। अपन पूछते हैं कैसा है जीवाणु, जीवाणु कहता है ठीक है। जीवाणु कहता है भाई आप कैसे हो, हम कहते हैं ठीक है। तो हम पूछते हैं जीवाणु तो मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा कि नहीं, तो अपन दोनों सहजीवी हो गए। कैसे हो गए, सहजीवी, साथ साथ रहेंगे, दोनों ऐश करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ऐश करेंगे। तो सवाल आया कि मानव के आहार नाल में कौन से भाग में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, वर्धांत्र में। किसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय के कितने भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग है। आमाशय के कितने भाग होते हैं, आमाशय के कितने भाग होते हैं। पहला भाग है जठरागम भाग, दूसरा भाग है फंडस और तीसरा है जठरानिर्गम। जठरागम भाग, दूसरा भाग है फंडस और तीसरा है जठरानिर्गम। जठरानिर्गम, निर्गम, 3 भाग है, जठरागम, फंडस और जठरानिर्गम। जठरागम, फंडस और जठरानिर्गम। इस जठरागम को कहते हैं कॉर्पस और फंडस को फंडस ही कहते हैं और जठरानिर्गम इसको कहते हैं पाइलोरी, पाइलोरी। 3 भाग हो गए, कॉर्पस, फंडस और पाइलोरी, कॉर्पस, फंडस और पाइलोरी। जठरागम, फंडस और जठरानिर्गम, ठीक है। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। अब अगला सवाल आता है कि आमाशय के अंदर जो श्लेष्मा निकलता है, श्लेष्मा का कार्य बताओ। आमाशय में जो श्लेष्मा है उसका कार्य बताओ। तो आमाशय में श्लेष्मा का कार्य है, ये आमाशय की दीवार के भीतर की ओर फैल जाता है और आमाशय की दीवार की हैसियत से सुरक्षा करता है। ये आमाशय की दीवार के भीतर की ओर फैलता है और आमाशय की दीवार की हैसियत से सुरक्षा करता है। अगला सवाल आता है कि आमाशय में जाइमोजन का स्त्रावण, आमाशय में जाइमोजन का स्त्रावण, सॉरी ये पेप्सिनोजन का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है। पेप्सिनोजन का स्त्रावण जाइमोजन कोशिका करती है। पेप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, जाइमोजन करती है। और एचसीएल का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है, तो अम्लजन कोशिका या ऑक्सिलरी कोशिका।
अम्लजन कोशिका या ऑक्सीनेटिव कोशिका होती हैं, जो ऑक्सीनेटिव कोशिका हैं, जो अम्लजन कोशिका वो HCl का स्त्रावण करती हैं, और पेप्सिनोजन का स्त्रावण जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका किस एंजाइम का स्त्रावण करती है? पेप्सिनोजन का। और अम्लजन कोशिका किसका स्त्रावण करती है? HCl का। HCl का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? अम्लजन। ये ध्यान रखना अपने को। अब सवाल है लाल ग्रंथियों के नाम लिखो। लाल ग्रंथियों के नाम लिखो। लाल ग्रंथियों के नाम में आपको बताना है 3 लाल ग्रंथियां हैं। सबसे पहली है अधोजीवा, जो जीभ के नीचे है। अधोजीवा जो जीभ के नीचे है। दूसरी है अधोजंब या अधोहनु। अधोजंब या लिखा होता अधोहनु। फिर तीसरी है जिसका नाम है कर्णपूर्व या पैरोटिड। कर्णपूर्व या पैरोटिड। तो 3 है, पहली हो गई अधोजीवा, दूसरी हो गई अधोहनु और तीसरी हो गई कर्णपूर्व या पैरोटिड। ठीक है, तो 3 होती है अधोजीवा, अधोजंब और कर्णपूर्व। ये 3 लाल ग्रंथियों के नाम है। इसमें पैरोटिड लाल ग्रंथि, उसमें कभी कभी सूजन आ जाती है तो अपन भोजन पानी निकल नहीं सकते, इसको कहते हैं गलसुआ रोग या मंस रोग। ये एक वायरस से रोग होता है। भ्रूण अवस्था में रुधिर उत्पादन अंग का नाम बताओ। भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादन अंग का नाम बताओ। भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग का नाम बताओ। भ्रूणीय अवस्था में रुधिर उत्पादक अंग का नाम बताओ। तो अपने को ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में जो रुधिर उत्पादक अंग है उसका नाम यकृत है। यकृत भ्रूणीय अवस्था में रुधिर अंग बड़ा रुधिर उत्पादन करता है। अब अगला सवाल आपसे पूछा, बोलस और काइम की परिभाषा लिखो। बोलस यानी निवाला, बोलस और काइम, इनकी परिभाषा बताओ। तो बोलस यानी निवाला है, निवाला क्या है और काइम क्या है? तो मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात, मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात, भोजन के पाचन के पश्चात, मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात, मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी हो जाता है। भोजन कैसा हो जाता है? अर्ध ठोस और क्रीमी हो जाता है। भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी हो जाता है, इसको कहा जाता है काइम, सॉरी बोलस। बोलस क्या है? मुख गुहा में अपन दांतों से भोजन पचाते हैं, जीभ से भोजन को घुमाते हैं, लार मिलाते हैं, तो भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी हो जाता है। भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी हो जाता है, इसको कहा जाता है बोलस। और आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन तरल रूप में बदल जाता है। आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन तरल रूप में बदल जाता है, उसको कहते हैं काइम। तो काइम क्या है कि आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन अर्ध ठोस और क्रीमी हो गया तो अपन ने उसको काइम कह दिया। और अगर मुख गुहा में भोजन के पाचन के पश्चात अर्ध ठोस क्रीमी हो गया तो उसको कहेंगे बोलस। यहाँ तरल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? तरल हो जाएगा, जेली जैसा हो जाएगा। यहाँ अर्ध ठोस और क्रीमी रहेगा, कैसा रहेगा? क्रीमी रहेगा। तो बच्चों ये आपको मैंने 50 सवाल करा दिए हैं। ये अपने 50 सवाल इसके और बच गए हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग, उसमें नेक्स्ट 50 सवाल मानव कार्की के अपन देख लेंगे और इन सवालों को याद कर लेंगे।